ठीक हो गया। कोशिश करें अगर 7 क्वेश्चन हो जाएं तो पहली अटेम्प्ट में पेपर पास हो सकता है। नहीं करेंगे तो फिर चलते रहेंगे कब तक, जब तक है जा। कोशिश करें 7 हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कल सबके पास 10 क्वेश्चन अटेम्प्टेड होंगे, क्योंकि आज से हमने कुछ और क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देने हैं। तो डेली बेसिस पे क्वेश्चन चलते रहेंगे थ्रू आउट सेशन। तो आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं और कुछ नहीं करना, और बस जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कुछ नहीं करना। वापस आगे लेक्चर नंबर हमारा 8। सो लेक्चर नंबर 8 में हम चले गए, पढ़ रहे थे हम कैफ 06, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। हमने नहीं आई कैप ने रखा और उसके बाद भूल गया कि हमने एक नाम रखा था किसी सब्जेक्ट का, और इसकी हमने किताबें भी देनी थी। और वो एक जोकर जो है वो आके बोल रहा था कि हम जो है वो मिड ऑफ सितंबर तक टीचर्स को बुक्स दे देंगे और 1 अक्टूबर को हम स्टूडेंट्स के लिए बुक अवेलेबल कर देंगे। इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि नई स्कीम मार्च 2022 से ही इम्प्लीमेंट होगी। हमने सब कुछ काम कर लिया हुआ है। वो एक जोकर था, वो बोल रहा था, लेकिन अभी तक कोई किताब नहीं आई। खैर देखते हैं, शायद आगे आ जाए। अभी कॉपी कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली कॉपी करने के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए ना, उन्होंने बीच में हाथ भी बनाए हुए हैं तो वो हाथ मिटा रहे हैं अब। मैनेजरियल एनालिसिस में हमारे पास कोई 3 टॉपिक्स हैं। एक एक्सटर्नल एनालिसिस, पेस्टल, 5 फोर्सेस, लाइफ साइकिल। इंटरनल एनालिसिस, वैल्यू चेन, रिसोर्स एनालिसिस, और उसी के अंदर ही आ गया हमारे पास स्वॉट एनालिसिस भी। और एक है हमारे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग, इन टोटल 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 2 टॉपिक्स काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं छोटी छोटी, वो जब बुक आएगी तो तब हम जो है वो कवर करेंगे कि वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं जो मेन एरिया से वो हमने कवर कर लिया। एथिकल डिसीजन मेकिंग भी आज हम करेंगे और वो तकरीबन सारा ही हम कवर कर लेंगे। बुक ना भी आई तो फिर भी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया। सो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस को आज अगर हम सम अप करें तो हम बेसिकली कवर कर रहे थे बिजनेस स्ट्रैटेजी। क्या मतलब था बिजनेस स्ट्रैटेजी का? हाउ टू डील विद कंपटीशन। मीनिंग हमें इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करने तो क्यों करने हैं? कंपटीशन को डील करने के लिए। क्यों कंपटीशन डील हो गया तो आपका बिजनेस मैनेज हो गया, कंपटीशन डील नहीं हुआ तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं हुआ। कंपटीशन को क्यों डील करना है? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। हमें क्यों ये पढ़ाया जा रहा है? एक तो मुसीबत है ना, सिलेबस का पार्ट है और हम सीए कर रहे हैं तो हमें कवर करना है। दूसरा, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस पेपर को अगर हम निकाल देना कैफ से तो पूछे पूरा कैफ क्या है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, बीच में टैक्स, वो भी अकाउंटिंग के पॉइंटों से आपने सीखना है। क्या करा? तो सारी क्या है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। हाँ, ये पेपर हमें क्या करेगा? अकाउंटेंट से कोई मैनेजमेंट लेवल पे लेके जाएगा। अदरवाइज हम क्या रह जाएंगे? सिर्फ अकाउंटेंट अकाउंटेंट बोले तो मुंशी। ये पेपर हमें क्या करेगा? मुंशी लेवल से उठा के ऊपर कोई डायरेक्टर लेवल पे, सीईओ लेवल पे, सीएफओ लेवल पे लेके जाएगा। क्यों? मैनेजमेंट स्किल्स होंगी तो हम कोई मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगे ना। अगर मैनेजमेंट स्किल्स ही नहीं है तो फिर हम क्या है? खातेदार। चल भाई ये अकाउंट्स बना, ये अकाउंट्स बना, ये अकाउंट्स बना, ये टैक्स का काम कर दे, तो फिर हम क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ मुंशी। तो मुंशी से मैनेजमेंट लेवल पे ले जाने के लिए पेपर हमें पढ़ाया जा रहा है, ताकि कुछ मैनेजमेंट स्किल्स, कुछ मैनेजरियल एनालिसिस की स्किल्स जो हैं वो हमारे अंदर होंगी। हमें ये काम करना आते होंगे, बिजनेस को मैनेज करना आता होगा, तो कोई सेठ हमें जो है वो अपना बिजनेस पकड़ाएगा, चल भाई ये मैनेज कर। अगर ये स्किल्स नहीं है तो फिर मैनेज करने के लिए सेठ किसे रखेगा? एमबीए को। हाँ, नीचे अकाउंटिंग करने के लिए किसे रखेगा? हमें रखेगा। इसलिए हमारा लेवल जो है बेसिकली बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट लेवल पे ले जाने के लिए पेपर में पढ़ाया जा रहा है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपने आउटसाइड द बिजनेस फैक्टर्स क्या देखने हैं, इनसाइड द बिजनेस फैक्टर्स क्या देखने हैं, कैसे आपने पोजीशन को एनालाइज करना है, तो वो चीज़ें हम सीख रहे हैं यहाँ से। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन, कैसे डील करना है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मीन हाउ टू प्लान, हाउ टू मेक या हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटेजीज। एंड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इन्वॉल्व 3 इंटररिलेटेड सब प्रोसेसेस। एक था हमारे पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, और क्या थे? 2 स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। और हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पोजीशन, व्हिच मींस टू एनालाइज current position of the business, and to analyze current position we need to perform
इंटरनल एनालिसिस। क्यों करना है इंटरनल एनालिसिस? टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जिसकी बेस में हमारी पोजीशन एनालाइज होगी क्या इधर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, और उसके लिए हमें इन्वॉल्व होना है कहाँ पे? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में या फिर रिसोर्स मॉडल में। मीन देखना है कि हमारे पास अच्छे स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज हैं तो स्ट्रेंथ है। पोर्टर्स वैल्यू चेन, जाग रहे हो इसका मतलब? पोर्टर्स वैल्यू चेन क्या था? प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज के थ्रू स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखना, या फिर रिसोर्स मॉडल के थ्रू क्या करना? स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखना कि हमारे पास 7M रिसोर्सेज अच्छे हैं तो स्ट्रेंथ है, नहीं है तो वीकनेसेस हैं। क्या थे वो 7M? मनी, मटीरियल, मार्केट, मैन पावर, मैन्युफैक्चर, मैनेजमेंट और मेकअप। मेकअप बोले तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट की लुक जो है वो भी अच्छी अट्रैक्टिव है या नहीं है। हमें पोजीशन को एनालाइज करने के लिए परफॉर्म करना है क्या? एक्सटर्नल एनालिसिस। क्यों? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विच इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस, एंड अ फर्म ऑपरेट इन 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। क्या थे वो 2 एनवायरमेंट? इंडस्ट्री एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट। और इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए पोर्टर्स वैल्यू चेन, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है हमारे पास, एक मॉडल और भी है लाइफ साइकिल मॉडल। हाँ, अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास एक ही मॉडल है फिलहाल, पेस्टल, और हुआ तो फिर देख लेंगे। ठीक हो गया? है एक और, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हमारे सिलेबस में आना है या नहीं आना। सो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस सेपरेट करने की बजाय हम डायरेक्ट भी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू पोजीशनिंग एनालिसिस, और पोजीशनिंग एनालिसिस होगा थ्रू अ सिंगल मॉडल कॉल्ड SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो यहाँ से हम पोर्टर वैल्यू चेन कवर कर चुके, रिसोर्स मॉडल कवर कर चुके, पोर्टर 5 फोर्सेस कवर कर चुके, पेस्टल कवर कर चुके और SWOT कवर कर चुके। तो पीछे एक मॉडल रह गया लाइफ साइकिल। आज इसका थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सो लाइफ साइकिल मॉडल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल क्या चीज़ है? कोई इस शेप का बनता है लाइफ साइकिल मॉडल, जिसमें कुछ 4 स्टेजेस होती हैं। एक है इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। पहले ये चीज़ पढ़ी है कहीं पे जिंदगी में? इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी शायद। क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ी होगी। बेसिकली ये मॉडल कहाँ से निकला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। एक प्रोडक्ट जब नई मार्केट में आती है तो किस स्टेज पे होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। जैसे जैसे कस्टमर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ग्रोथ स्टेज आती है। जब हाई डिमांड की जा रही है प्रोडक्ट तो मैच्योरिटी स्टेज पे होती है, और जब उसकी डिमांड कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या आ जाता है? उसमें डिक्लाइन आ जाता है। हमने बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं, हमने अभी पढ़ना है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। एक इंडस्ट्री जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। लाइक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात की जाए, बिफोर 2000 मोबाइल नए इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, तो इंडस्ट्री थी इंट्रोडक्शन स्टेज पे। 2000 से लेकर 2012 तक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री थी ग्रोथ स्टेज पे। 2012 से लेकर अब तक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है कहाँ पे? मैच्योरिटी स्टेज पे, और डिक्लाइन अभी तक आया नहीं। ठीक हो गया? इंट्रोडक्शन मीन जब नई चीज़ मार्केट में आई है, कोई इंडस्ट्री नई आई है, मीन बिजनेसेस ने क्या किया है, इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट नई मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई है। तो 2000 से पहले क्या होती थी? इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन स्टेज पे, मीन बहुत कम कस्टमर के पास मोबाइल होता था। मोबाइल को देखा जाए तो कोई इतने बड़े साइज़ का मोबाइल होता था, इतना मोटा, कम से कम 1 kg उसका वेट होता था। इसके साथ कोई इतना बड़ा एंटीना भी होता था, और इतना बड़ा सिम कार्ड उसके अंदर डलता था। मीन बंदे ने हाथ में पकड़ा होता था, पॉकेट में तो आता ही नहीं था। क्यों? बहुत बड़ा था साइज में। उसके बाद क्या आया? उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई, टेक्नोलॉजी नहीं आई, नोकिया 3310 आ गया। तो वहाँ से लोगों ने देखा हाँ ये बड़ी कमाल की चीज़ है, पॉकेट में भी आ जाता है। तो इंडस्ट्री नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू हुई।
मीन डिफरेंट वैरायटी के कस्टमर जो है वो इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए, तो इंडस्ट्री कहाँ पे आ गई, ग्रोथ से, और कोई 2012 तक ग्रोथ चलती रही। अब मैच्योरिटी 2012 से ऑनवर्ड अब क्या है, मैच्योरिटी मीन हर बंदे के पास आपकी प्रोडक्ट है, इस हद तक आपकी प्रोडक्ट है कि बंदे शायद खाना ना भी खाएं तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन मोबाइल की बैटरी बंद हो जाए तो तड़पने लग जाते हैं, लोगों की मिन्नतें करने लग जाते हैं, यार प्लीज़ 2 मिनट बस ये 1% चार्ज कर दे वरना मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ 1%, सिर्फ 1% कर दे, मिन्नतें करने लग जाते हैं मोबाइल बंद हो जाए तो। और डिक्लाइन अभी तक आया नहीं है, क्यों, इनोवेशन लाना बंद कर देंगे तो इंडस्ट्री किस तरफ चली जाएगी, डिक्लाइन की तरफ। अब हमने क्या करना है, कोई 4-5 फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करने हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे वो क्या होते हैं, ग्रोथ स्टेज पे क्या होते हैं, मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होते हैं, और डिक्लाइन स्टेज पे क्या होते हैं। क्या फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं, एक फैक्टर हमने डिस्कस करना है कस्टमर, इंट्रोडक्शन स्टेज पे कौन होता है, ग्रोथ पे कौन, मैच्योरिटी पे कौन, डिक्लाइन पे कौन होता है। एक फैक्टर हमने डिस्कस करना है डिमांड हमारी क्या होती है चारों स्टेजेस पे। एक फैक्टर हमने डिस्कस करना है टेक्नोलॉजी हमारी क्या होती है चारों स्टेजेस पे। एक फैक्टर हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट हमारी जो है वो क्या होती है चारों स्टेजेस पे। एक फैक्टर हमने डिस्कस करना है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है इन चारों स्टेजेस पे। और एक फैक्टर हमने डिस्कस करना है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर CSF क्या होते हैं चारों स्टेजेस पे। जी कस्टमर की अगर हम बात करें, जब हमारी इंडस्ट्री नई नई डेवलप हुई है तो हमारी इंडस्ट्री का कस्टमर कौन होगा, वो कहता है जी हाई इनकम कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लो इनकम नहीं, कौन, हाई इनकम, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेगा। और कौन होगा आपका कस्टमर, एडवेंचरस होगा। एडवेंचरस का क्या मतलब हुआ, पंगे लेने वाला, कुछ नया ट्राई करने वाला। हाँ, जो एडवेंचरस नहीं है वो आपकी प्रोडक्ट को मुंह नहीं लगाएगा, और जिसकी इनकम कम है, बेचारा गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा है, तो फिर नई चीज़ों को ट्राई नहीं करेगा। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे जब आपकी इंडस्ट्री है तो कस्टमर कौन होगा, हाई इनकम एडवेंचरस बायर्स। ग्रोथ स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मिक्स कस्टमर होगा, मीन लो मिडल मीडियम, हर तरह का कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की तरफ क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा। क्यों, इंडस्ट्री ग्रोथ में तब मिली जब आपके पास कस्टमर जो है वो मिक्स आना शुरू हुआ। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, मैस मार्केट, मतलब क्या कि हर तरह का कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के साथ है, मीन हर यूजर आपकी प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहा है। जबकि डिक्लाइन की सूरत में क्या होगा, आपका कस्टमर जो है वो क्या होगा, लूज हो रहा होगा, मीन कस्टमर आपका जो है वो क्या हो रहा होगा, शिफ्ट हो रहा होगा किस तरफ, अदर अल्टरनेटिव्स की तरफ। डिमांड की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड होती है लो। क्यों, नई नई चीज आप मार्केट में लेके आए तो लोगों को पता भी नहीं है। जबकि ग्रोथ स्टेज पे आपकी जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग, मीन देखा देखी क्या हो रही है, आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। मैच्योरिटी पे आपकी डिमांड क्या होती है, हाई, हाई डिमांड, मीन आपकी प्रोडक्ट हाईली डिमांड की जा रही है, इसलिए आपको क्या मिली है, मैच्योरिटी। जबकि डिक्लाइन स्टेज पे आपकी डिमांड क्या होती है, अगेन लो हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, मीन आपकी प्रोडक्ट को कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई खरीद नहीं रहा। टेक्नोलॉजी की बात करें, कहता है जी इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, और क्या होती है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन स्टेज पे तब होगी ना जब आप कुछ नया लेके आए हो, लेकिन क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज। मोबाइल जब आया था 2000 से पहले तो नॉन स्टैंडर्डाइज मीन बहुत बड़ा और हैवी इन साइज था, मीन पॉकेट में तो आता ही नहीं था, मीन स्मार्ट नहीं था। बैटरी लाइफ भी बहुत कम थी, मीन 4-5 घंटे चलता था, उसके बाद चार्जिंग करना पड़ती थी, और चार्जिंग भी 7-8 घंटे करना पड़ती थी, फिर जाके वो 5 घंटे चलने के काबिल होता था, मीन स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी नहीं थी। ग्रोथ स्टेज पे बात करें तो आपने क्या किया जी, टेक्नोलॉजी को आप जो है वो इंप्रूव करते हो, इंप्रूविंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, कस्टमर विश के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे होते हो, नई नई उसमें जिद्दत ला रहे होते हो, इनोवेशन ला रहे होते हो, तो उस सूरत में क्या होता है, इंप्रूव हो रही होती है आपकी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या है, न्यू के साथ इनोवेटिव भी है, मीन वो चीज़ है जो पहले कभी मार्केट में नहीं थी। मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, जबकि डिक्लाइन में आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है,
ऑब्सोलीट हो जाती है, इसलिए आपको क्या मिला है, डिक्लाइन मिला है। मोबाइल के अंदर अगर नई नई इनोवेशन ये लाना बंद कर देंगे तो उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट, और ऑब्सोलीट होने से क्या होगा, डिक्लाइन आ जाएगा। इसलिए ये आए दिन नई कुछ ना कुछ उसमें जिद्दत ला रहे हैं ताकि मैच्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। प्रोडक्ट की बात करें तो कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो होती है न्यू, और आप क्या करते हो, वाइड वैरायटी जो है वो प्रोडक्ट की मार्केट में लेके आते हो। वाइड डब्ल्यू से आएगा ना, सो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप मार्केट में लेके आते हो, और आपकी प्रोडक्ट क्या होती है, न्यू होती है। क्यों आप ज्यादा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो कि एक दफा कस्टमर आए तो उसको हर तरह की चीज मिलनी चाहिए। जबकि ग्रोथ पे आप क्या करते हो, कुछ लाइंस जो है वो एलिमिनेट करते हो, एलिमिनेट सम प्रोडक्ट, मीन कौन सी प्रोडक्ट जो कस्टमर ने मुंह नहीं लगाई वो आप क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो, और क्या कर रहे होते हो, इंप्रूव कर रहे होते हो प्रोडक्ट क्वालिटी अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। मीन इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट नई होती है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और आप वाइड वैरायटी मार्केट में लेके आते हो ताकि कस्टमर को भी हर तरह की चीज मिलनी चाहिए। जबकि ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करते हो, वो चीजें जो कस्टमर ने टच की हैं, यूज की हैं, उनको आप बढ़ा रहे होते हो, उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे होते हो। जो कस्टमर ने बिल्कुल भी टच नहीं की, मीन बाय नहीं की, उन्हें आप क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, क्यों, वो मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हुई। मैच्योरिटी की बात करें तो कहता है जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाईली डिमांडेड बाय कस्टमर होती है। हर तरह का कस्टमर क्या कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जबकि डिक्लाइन में वो कहता है जी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाती है, कमोडिटी, इसलिए क्या आता है, डिक्लाइन। कहते हैं कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट होती है प्रोडक्ट, डिक्लाइन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है कमोडिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड कमोडिटी? इधर आपकी प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, इधर क्या है, कमोडिटी। वो कहते हैं वो चीज प्रोडक्ट है जिसमें अट्रैक्शन है, जो दूसरों को, मीन नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो क्या है, प्रोडक्ट। और वो चीज जो नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही, जिसको मजबूरी की खातिर लोग यूज कर रहे हैं, जिनकी जरूरत है सिर्फ वही यूज कर रहे हैं, नए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, उसे क्या नाम दिया जाता है, कमोडिटी। तो इधर आपकी प्रोडक्ट थी प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और इधर डिक्लाइन क्यों आया, क्योंकि वो क्या बन गई, कमोडिटी। क्यों कमोडिटी बन गई, कि आपने उसके अंदर से अट्रैक्टिव फीचर्स जो हैं वो नए डेवलप नहीं किए। आपको क्या रखना है, उसके अंदर अट्रैक्शन रखनी है, कुछ ना कुछ नई इनोवेशन ला के, उसके फीचर चेंज करके, उसका डिजाइन चेंज करके, उसका कलर चेंज करके, उसकी शेप चेंज करके। क्योंकि अगर ये आपने चेंजेस नहीं की तो आपकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, कमोडिटी, और जब कमोडिटी बनेगी तो फिर आपको क्या मिलेगा, डिक्लाइन, मीन बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। या आपने मैकडॉनल्ड बर्गर को देखा, ये सदियों से बर्गर वही है। ये क्या करते हैं, उसमें अट्रैक्शन रखते हैं, कभी सॉस को नीला पीला येलो कर दिया, कभी डबल पैटी कर दी, कभी सिंगल पैटी कर दी, कभी हरा पत्ता लगा दिया, कभी पेप्सी हटा के माइलो लगा दिया, कभी माइलो हटा के जूस लगा दिया, ताकि उसके अंदर क्या रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहनी चाहिए। क्यों, अट्रैक्शन रहेगी तो प्रोडक्ट रहेगी, बिकती रहेगी, अट्रैक्ट करती रहेगी लोगों को। हाँ, अगर ये नहीं, उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, कमोडिटी बन जाएगी, और कमोडिटी बनने से क्या होगा, कोई डिमांड नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कहते हैं जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे होते हो तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्मॉल स्केल, मीन छोटे पैमाने पे आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मीन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप मीट नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हो एट हाई कॉस्ट। जबकि ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो चेंज करते हो या इंक्रीज करते हो, और उसे क्या करते हो, इंप्रूव करते हो। चेंज करते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन को, कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करते हो, और उसमें क्या कर रहे होते हो, इंप्रूवमेंट ला रहे होते हो। मीन लेबर इंटेंसिव की बजाय आप कहाँ पे जा रहे होते हो, मशीन इंटेंसिव पे जा रहे होते हो। जबकि मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, लार्ज स्केल, ताकि आप अचीव कर सको कॉस्ट सेविंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जबकि डिक्लाइन स्टेज पे आप क्या करते हो, स्टॉप करते हो प्रोडक्शन को, और रथलेस बोलते हैं मर्सीलेस को,
मर्सीलेस मीन आप क्या करते हो बिजनेस सर्वाइवल के लिए, क्यों इंडस्ट्री डिक्लाइन में चली गई तो बिजनेस सर्वाइवल के लिए मर्सीलेस प्रोडक्शन स्टॉप करते हो। मीन लेबर रिडंडेंट होती है तो रिडंडेंट हो जाए, लोग भूखे मरते हैं तो मर जाए, हमें क्या करना है, बिजनेस को सर्वाइवल देना है। सो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या है, स्मॉल स्केल एट हाई कॉस्ट आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ग्रोथ स्टेज पे आप चेंज कर रहे होते हो, मैन्युफैक्चरिंग स्केल को इंक्रीज इंप्रूव कर रहे होते हो थ्रू टेक्नोलॉजी। मैच्योरिटी स्टेज पे वेरी लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिसकी वजह से लो प्राइस की बेस पर आपको मैच्योरिटी मिली है। जबकि डिक्लाइन पे आप क्या करते हो, स्टॉप करते हो प्रोडक्शन और रथलेस स्टॉप करते हो। रथलेस का मतलब क्या है, मर्सीलेस जो है वो स्टॉप करते हो। मीन अपनी लेबर रिडंडेंट होती है, लोग भूखे मरते हैं तो वो आप फोकस नहीं कर रहे। फोकस क्या है आपका कि मुझे अपने बिजनेस को सर्वाइव देना है। एक चीज है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, CSF स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मतलब क्या हुआ, CSF जिसको KSF की सक्सेस फैक्टर का नाम भी दिया जाता है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर या की सक्सेस फैक्टर। की का मतलब क्या होता है, चाबी नहीं, इंपॉर्टेंट। और क्रिटिकल का मतलब भी क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर मतलब क्या हुआ, वो फैक्टर जो हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है उसे नाम दिया जाता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर्स आर प्रोडक्ट फीचर्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर आर प्रोडक्ट फीचर दैट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर और प्रोडक्ट फीचर्स that are necessary for success of business, क्यों, to achieve its objective। मीन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए जो बिजनेस फीचर्स हैं या प्रोडक्ट फीचर्स हैं नेसेसरी, उन्हें हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कोई नई इनोवेशन लाना, कभी हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है हैवी मार्केटिंग करना, कभी हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्राइसेस को लो करना। क्या ख्याल है, तो ये क्या है, सक्सेस फैक्टर जो टाइम टू टाइम वेरे होते रहते हैं, उसे क्या नाम देता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारे लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारे लिए, किस चीज से हमें सक्सेस मिलेगी इंट्रोडक्शन स्टेज पे, कुछ न्यू प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करेंगे तो, कोई नई प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करेंगे तो, और साथ हमारे लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है प्राइसिंग प्रोडक्ट की। क्या इधर हमने लो प्राइस रखनी है या हाई प्राइस रखनी है, डिपेंड करता है प्राइस हमने लो रखनी है या हाई रखनी है किस चीज पे, हमारे कस्टमर पे, कि हम किस कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हैं। अगर हाई इनकम कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हैं तो कभी भी लो प्राइस से वो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों, उसके दिमाग के अंदर बसा हुआ है कि हाई प्राइस प्रोडक्ट ही हाई क्वालिटी होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, हाई प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अगर आप हाई इनकम कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हो तो, वरना प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। हाँ, लो इनकम कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हो तो फिर आपने क्या करना है, प्राइस हाई नहीं रखनी, क्या करनी है, लो रखनी है इनिशियली, ताकि कस्टमर को टारगेट किया जा सके। सो इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा प्राइसिंग डिसीजन हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो प्रॉपर प्राइस चूज नहीं की तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। ग्रोथ स्टेज की बात करें, हमारे लिए सक्सेस फैक्टर क्या है, कहता है जी हमारे लिए सक्सेस फैक्टर क्या है, हैवी मार्केटिंग। जो ज्यादा मार्केटिंग करेगा वही ज्यादा कस्टमर अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। क्यों, इंडस्ट्री क्या है, ग्रोथ में है। ग्रोथ का मतलब क्या, नया नया कस्टमर आ रहा है, तो कस्टमर खींचने के लिए आपको किस चीज पे फोकस करना है, हैवी मार्केटिंग पे फोकस करना है। किसके थ्रू मार्केटिंग करनी है, किसी अच्छी सेलिब्रिटी के थ्रू मार्केटिंग करनी है जिसका फॉलोअर ज्यादा है। जितनी महंगी सेलिब्रिटी उतना उसका फॉलोअर होगा ज्यादा, और जितना फॉलोअर ज्यादा उतना ही आपको मिलेगा कस्टमर ज्यादा। मीरा के थ्रू मार्केटिंग करके ठीक है आप पैसे बचा लोगे, लेकिन उसका फॉलोअर क्या है, कम है, तो उसे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मायरा खान ठीक है पैसे ज्यादा ले रही है लेकिन फॉलोअर ज्यादा है, तो कस्टमर भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। महंगी सेलिब्रिटी ठीक है पैसे ज्यादा मांग रही है लेकिन आपको कस्टमर भी उससे ज्यादा मिलेगा। क्या ख्याल है, शायद अफरीदी के थ्रू मार्केटिंग करनी चाहिए या हसन अली के थ्रू,
शाहिद अफरीदी के थ्रू। शाहरुख खान या अली जफर? शाहरुख खान या अली जफर? शाहरुख खान। पूरी दुनिया आपने कैप्चर करनी है, रोनाल्डो मैसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो। जितनी महंगी सेलिब्रिटी उतना फॉलोअर ज्यादा और उतना ही आपका कस्टमर ज्यादा। तो ग्रो स्टेज पे हमें किसी पे फोकस करना है, हैवी मार्केटिंग पे। जितनी मार्केटिंग करेंगे महंगी सेलिब्रिटी के थ्रू, उतना ही कस्टमर अपने नाम के साथ ज्यादा जोड़ लेंगे। मैच्योरिटी स्टेज पे हमारी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितनी आप मीट करोगे उतना आपका पर यूनिट मार्जिन ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। बल्कि कंपटीशन को डील करने के लिए उतना ही आप क्या कर सकोगे? लो प्राइसेस के थ्रू कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकोगे। सो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज पे नई प्रोडक्ट या प्राइसिंग डिसीजन, ग्रो स्टेज पे हैवी मार्केटिंग, मैच्योरिटी स्टेज पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और डिक्लाइन स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए? डिस्काउंट ऑफर्स, जिसको नाम दिया जाता है मार्केट पेनिट्रेशन भी। पेनिट्रेशन का मतलब भी क्या है? डिस्काउंट ऑफर्स देके कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना। क्यों? डिस्काउंट ऑफर्स नहीं दोगे तो जो माल आपके पास पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक, वो सारा पड़ा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? डिस्काउंट ऑफर्स मीन पेनिट्रेट करके मार्केट को आपने अपना माल जो है वो निकालना है। क्यों? इंडस्ट्री किस तरफ चली गई है? डिक्लाइन की तरफ चली गई। अगर ये चीज़ें आप पेनिट्रेशन नहीं करोगे, डिस्काउंट ऑफर्स नहीं दोगे, तो लॉसेस बेयर करना पड़ेगा आपको। सो ये थोड़ा सा हमने नॉलेज लेने की कोशिश की कि लाइफ साइकिल मॉडल क्या है, और हमने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि एक इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो कस्टमर आपका कौन होगा, डिमांड आपकी क्या होगी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सक्सेस फैक्टर क्या होगा। एक इंडस्ट्री ग्रोथ में है तो ये पांचों फैक्टर्स क्या होंगे, मैच्योरिटी पे है या डिक्लाइन पे है तो ये फैक्टर्स क्या होंगे। थोड़ा सा हमने नॉलेज लेने की कोशिश की है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ बातें छोटी छोटी और हैं जो फुली बुक हमारी आ जाएगी तो तब हम उनको सम अप करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस का काफ़ी हद तक नॉलेज ले लिया और अभी हम इसे कर रहे हैं क्लोज। अब हमारा जो तीसरा एरिया है मैनेजरियल एनालिसिस का, एथिक्स, उसकी तरफ मूव होने जा रहे हैं। एथिक्स इन बिजनेस। क्यों हमें ये एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं? ये वर्ड एथिक्स का मतलब क्या होता है? वर्ड एथिक्स का मतलब क्या होता है? अखलाकियात। अखलाकियात अंग्रेजी क्या बनेगी इसकी? मॉरल, एटीट्यूड, मोरालिटी और एथिक्स। कोई और डिफरेंट वर्ड यूज करना चाह रहा है? एथिक्स, मैनर्स, गुड, और बिहेवियर, गुड, और सारी बातें ठीक है। आज से ऑनवर्ड हमारे लिए एथिक्स का मतलब क्या है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर। क्या मतलब है? बिहेवियर नहीं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बीइंग अ प्रोफेशनल, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो एथिकली है राइट बिहेवियर, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली क्या है? रॉन्ग बिहेवियर। हमें बीइंग अ प्रोफेशनल क्या करना है? राइट बिहेवियर शो करना है, रॉन्ग? राइट बिहेवियर शो करना है। क्यों राइट बिहेवियर शो करना है? अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए। राइट बिहेवियर शो नहीं करेंगे तो लोग हमारे प्रोफेशन के ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी चवलें मारते हैं, कितने चवल लोग हैं। क्या कह रहा? वो सिर्फ हमारे ऊपर उंगली नहीं, किसके ऊपर उठ रही है? हमारे प्रोफेशन के ऊपर उठ रही है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो अल्टीमेटली आपके ऊपर है। क्यों? आप भी क्या हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत काम कर रहा है तो हमें उसे समझाने की कोशिश करनी है कि तुम गलत काम कर रहे हो। क्यों? इसे सिर्फ तुम नहीं, इसे प्रोफेशन हमारा बदनाम हो रहा है। और हमें क्यों ये एथिक्स सिखाए जा रहे हैं कि कल को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के किसी बिजनेस को मैनेज करना है तो हमने क्या करना है? बिजनेस के अंदर एथिक्स जो है इनको फॉलो करना है। क्या शो करना है? बिहेवियर नहीं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है? कि चलते हुए किसी को गाली नहीं देनी, चलते हुए किसी को थप्पड़ नहीं मारना, किसी को हिट नहीं करना, दे के सीटी नहीं बजानी। क्यों? एथिकली रॉन्ग है, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों में बैठे हम एक दूसरे को गाली भी दे लेते हैं, हिट भी कर लेते हैं, थप्पड़ भी मार लेते हैं, तो बिहेवियर सेम है।
चलते हुए वो एक्सेप्टेबल नहीं था तो एथिकली क्या हो गया? रॉन्ग। दोस्तों में बैठे हुए वही सेम बिहेवियर क्या है? एक्सेप्टेबल, तो एथिकली क्या हो गया? राइट। दिस मीन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बीइंग अ प्रोफेशनल हमने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है तो ये एथिकली राइट है, अगर नहीं है तो फिर क्या है? एथिकली रॉन्ग है। और हमें किस तरफ जाना है? राइट या रॉन्ग की तरफ? राइट मीन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और क्या करना है? बिजनेस के अंदर भी हमें डिसीजन मेकिंग करते वक्त देखना है कि मेरा ये जो डिसीजन है क्या ये एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर क्या? एथिकली रॉन्ग है। और उसके लिए हमें क्या सिखाए जा रहे हैं? यहाँ पे कुछ एथिक्स सिखाए जा रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता चलता क्या एथिकली राइट है क्या रॉन्ग है तो आई कैप ने आपको कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स दे दिए जो आप फॉलो कर लो तो आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा? एथिकली राइट मीन एक्सेप्टेबल। क्या है वो कोड्स ऑफ एथिक्स? कोड्स ऑफ एथिक्स जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया जाता है। कि टोटल 5 कोड्स ऑफ एथिक्स हैं। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर या प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। किसको सिखाए जा रहे हैं ये? हमें। हम कौन बनने जा रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है? कल को जब भी बिजनेस में प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है? इन कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन अकाउंटेंट ऑडिटर को, बीइंग अ स्टूडेंट भी हमें क्या करना चाहिए? इन कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। इंटेग्रिटी मीन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कि जो बात है वो सीधी करनी चाहिए, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए। किसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन में या रिपोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मीन रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में या रॉन्ग स्टेटमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन या प्रोड्यूसिंग रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग रिपोर्ट्स, इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मीन सच्ची बात करनी चाहिए, झूठ को हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ये क्या है? इंटेग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? कि आपका जो वर्क है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर। मीन किसी के प्रेशर में आपका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपका कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मीन एक काम जो आपको दिया गया है तो आपको क्या करना चाहिए? उसके ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। उसमें अपना कोई पर्सनल बेनिफिट या किसी और पार्टी का बेनिफिट जो है वो कंसीडर नहीं करना चाहिए। आपको अगर एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देनी है और एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन ओपिनियन देनी है तो उसमें अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना चाहिए, किसी और पार्टी का बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। अपना ऑब्जेक्टिव जो मेन काम का है वो मीट करना चाहिए। मीन आपका वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपको बायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। मीन कोई पर्सनलाइजेशन, मन मर्जी नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो पर्सनलाइजेशन, मन मर्जी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स पास करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर ऑफ अदर्स या ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मीन आपको अनबायस्ड रहना चाहिए। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो वो काम करने जा रहा है उससे रिलेटेड कंपिटेंस मीन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको भी ऐसा काम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए जो आप करने के काबिल नहीं हो। ना सिर्फ वो नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीन अटेन करना चाहिए। मीन कंपिटेंस क्या करनी है? अटेन भी करनी है, साथ वो कहता है कंपिटेंस मेंटेन भी करनी है। और मेंटेन कैसे होती है? मेंटेन होती है थ्रू सीपीडी। सीपीडी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपने नॉलेज को इनहैंस करना चाहिए, अपने नॉलेज को रिफ्रेश करना चाहिए। कैसे? कोई कोचिंग क्लासेस लेके, कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके, ताकि जो नई नई चेंजेस आ रही हैं स्टैंडर्ड्स में वो भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। वो जो नई नई स्टैंडर्ड की चेंजेस आ रही हैं उनका भी नॉलेज लेना, ये क्या है? अपनी प्रोफेशनल कंपिटेंस को मेंटेन करना थ्रू सीपीडी। मीन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉय के नॉलेज को इनहैंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, कुछ सेमिनार कंडक्ट करने चाहिए ताकि नई नई चेंजेस इनके नॉलेज में दी जा सके। ये जो ट्रेनिंग करनी है एम्प्लॉय की या सेमिनार कंडक्ट करनी है नॉलेज को इनहैंस करने के लिए, इसके लिए टर्म यूज की जाती है क्या? सीपीडी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या होना चाहिए? कंपिटेंस मीन काम करने का, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस मीन अटेन करना है। नहीं है स्किल्स तो काम एक्सेप्ट ही नहीं करना, और ना सिर्फ कंपिटेंस अटेन करनी है, उसे मेंटेन भी करना है। और कैसे मेंटेन करना है? थ्रू सीपीटी, मीन नॉलेज को इंप्रूव करना है। और जो भी काम करना है वो विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है। ड्यू केयर का मतलब क्या है कि जैसे बीइंग अ क्लाइंट आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो आपको वैसे करके भी देना चाहिए। और कब करके दोगे? जब आपके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट रिपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आपका वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स या ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मीन आपको अनबायस्ड रहना चाहिए, और आपके पास काम करने की कंपिटेंस मीन स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, और उसे इंप्रूव भी करना चाहिए थ्रू सीपीडी। और जो काम करना है वो विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि आपको ड्यूरिंग वर्क अगर कोई बिजनेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में बिजनेस सीक्रेट्स मिलते हैं तो उन सीक्रेट्स को अपने तक रखना चाहिए, उसको अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक कंपनी का आप ऑडिट करने गए हो तो उसके हर तरह के रिकॉर्ड तक आपकी एक्सेस होती है बीइंग ऑडिटर। मीन कंपनी के सारे बिजनेस सीक्रेट आपके पास होते हैं, तो उन बिजनेस सीक्रेट्स को अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी और बेनिफिट के लिए हमें डिस्क्लोज नहीं करना। इन बातों को अपने पेट में रखना है, चाहे जितने भी मरोड़ उठ रहे हैं। क्यों? अगर हम क्लाइंट के बिजनेस सीक्रेट्स अपने तक नहीं रखेंगे, दुनिया में डिस्क्लोज करेंगे, तो क्लाइंट का नुकसान होगा ना। क्या कहला? क्लाइंट का सिर्फ नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नुकसान होगा। क्यों? उससे हमारे प्रोफेशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, और लोगों का ट्रस्ट खत्म होने से हमारा नुकसान क्या होगा कि हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दी जाएगी, हमें बिजनेस सीक्रेट्स फिर नहीं बताए जाएंगे, जिससे हम एविडेंस नहीं प्रॉपर ले सका करेंगे, और हमारा उससे काम क्या होगा? अफेक्ट होगा, मीन हम काम करने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए हमें क्या करना है? प्रोफेशन के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है उसको मेंटेन रखने के लिए बिजनेस सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक आउट नहीं करना, मीन कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है, बिजनेस सीक्रेट्स को अपने तक रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया एज ए मैनेजर, वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, और अगर आप किसी कंपैटर ऑर्गेनाइजेशन में आप चले गए और वहाँ पे जाके वो बातें बता रहे हो, तो ये एथिकली राइट नहीं है। क्या है? रॉन्ग है। क्यों? आप प्रोफेशन के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है उसे अफेक्ट, अब लोग शायद फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने बिजनेस सीक्रेट्स नहीं बताया करेंगे। क्यों? ये कल को छोड़ के चवले मारता है, इन वही बातें दूसरों को जाके बताता है। इसलिए प्रोफेशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है? प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर शो करने का मतलब क्या है कि जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड परफॉर्म करना है, ताकि कोई उंगली उठाए तो आप जस्टिफाई कर सको कि भाई फलां स्टैंडर्ड ने ये कहा था इसलिए मैंने ये किया। अगर आप लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करें और आपका काम गलत होता है तो फिर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। तो ये क्या है? प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। तो क्या करना है? अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्म करना है। दूसरा कहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है? लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड को तो फॉलो करना है, किसी दूसरे प्रोफेशनल के अगेंस्ट फजूल रिमार्क्स को भी अवॉइड करना है। ये नहीं कहना कि फलां ऑडिटर जो है वो गंदा काम करता है, मैं अच्छा काम करता हूँ। वो फलां ऑडिटर भी कौन है? आईकैप मेंबर है, तो आपने गाली किसको दी है? अपने ही प्रोफेशन को। तो किसी दूसरे प्रोफेशनल के अगेंस्ट जो है वो फजूल रिमार्क्स को क्या करना है? अवॉइड करना है। क्यों? दूसरे प्रोफेशन के अगेंस्ट अगर आप बातें करोगे तो अपने गिरेबान को आपने नहीं झांका, शायद आप उससे बड़े डैश हो गए। ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है कि किसी दूसरे प्रोफेशनल के अगेंस्ट बातें करना। हाँ, उसे कोई इशू है जाके उसे डिस्कस करो, या अपनी बॉडी को आप बताओ, दुनिया में उसे गंदा नहीं करो। क्यों? उसे नहीं, आप अपने प्रोफेशन को गंदा कर रहे हो। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है कि आप अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो रीजनेबल क्लेम्स चार्ज करो, एग्जैजरेटेड क्लेम्स चार्ज नहीं करो। एग्जैजरेटेड क्या है? टू मच हाई या टू मच लो चार्ज करना। मीन दो कंपनी है, दोनों एक ही स्टैंडर्ड्स की हैं, एक का आप ऑडिट कर रहे हो 50,000 में, दूसरे का आप ऑडिट कर रहे हो 5 लाख में, तो क्या ये जस्टिफाइबल है?
नहीं, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। क्या होने चाहिए? रीजनेबल क्लेम होने चाहिए। एग्जैजरेटेड मीन टू मच हाई किसी के लिए या टू मच लव किसी के लिए नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्केट टर्म्स आपको चलना चाहिए। सो एक अकाउंटेंट ऑडिटर को ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स पास करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपका वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स या ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मीन आपको अनबायस रहना चाहिए। कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर है तो आपको क्या कर देना चाहिए? काम से रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों? प्रेशर के अंदर आप रॉन्ग रिपोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हो। प्रोफेशनल कंपिटेंस, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और उसे आपने इंप्रूव भी करना है थ्रू सीपीडी। और जो काम करना है विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है। करने के काबिल नहीं हो तो ऐसा कोई काम आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे? गंद घोलोगे उसके अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। किस लिए? टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑन आवर प्रोफेशन। और जो काम करना है अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड करना है। रिमार्क्स अगेंस्ट अदर प्रोफेशनल्स को अवॉइड करना है। और एग्जैजरेटेड क्लेम्स जो हैं वो भी क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं। मीन रीजनेबल क्लेम्स चार्ज करने हैं। कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को हमने अवॉइड करना है। मीन किसी क्लाइंट पे काम करने गए हैं, उसके बिजनेस सीक्रेट्स मिले हैं तो हमें क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं, लीक आउट नहीं करने। लेकिन वो कहता है कि कुछ 5 जगह ऐसी हैं जहां पे हम कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कर सकते हैं। एक्सेप्शंस इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की। मीन कहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं? कहता है कि अगर क्लाइंट परमिशन दे दे तो हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये क्लाइंट ने कह दिया यार खैर है तू बता दे कोई मसला नहीं, तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है वो परमिशन हमने रिटन फॉर्म में लेनी है। क्यों? रिटन फॉर्म में होगी तो एज ए एविडेंस कल को हम प्रूव कर सकेंगे कि इसने हमें परमिशन दी थी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर आपको लॉ रिक्वायर कर रहा है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ हमसे रिक्वायर करता है कि अगर ड्यूरिंग वर्क आपको पता चला कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आपको क्या करना है? उसे किसी बॉडी को लाइक नैब, एफआईए को रिपोर्ट करना है। अगर नहीं रिपोर्ट किया आप भी कल को मनी लॉन्ड्रिंग में ही इन्वॉल्व कंसीडर किए जाओगे। सो अगर लॉ रिक्वायर कर रहा है कहीं पे कोई चीज़ डिस्क्लोज करना तो हमें डिस्क्लोज करनी है, चाहे क्लाइंट की परमिशन है या नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कर सकते हैं अगर कोर्ट रिक्वायर कर रहा है। हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, उसका कोई कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट ने हमें कॉल कर लिया, भाई आप एज ए विटनेस आके ये बात बताओ ऐसे है या नहीं। और कोर्ट हमसे कोई भी बात पूछ रहा है तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, हमें वो बात सच्ची बताना पड़ेगी, चाहे क्लाइंट की परमिशन कंपनी की है या नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कर सकते हैं अगर डिस्क्लोज करना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है। किसमें है? पब्लिक इंटरेस्ट में। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट? बेस्ट फॉर जनता, बेस्ट फॉर सोसाइटी। सपोज हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, पता चला कंपनी अपनी प्रोडक्शन से जो है वो बहुत ही डेंजरस किस्म का केमिकल्स जो है वो फेंक रही है बाहर। कहाँ पे फेंक रही है? लोकल रिवर के अंदर फेंक रही है, जिसकी वजह से लोकल रिवर के अंदर जो भी आबी हयात हैं वो तो अफेक्ट हो ही हो रही हैं। साथ में पता चला कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उस लोकल रिवर का पानी नॉर्मल ड्रिंकिंग में भी यूज़ करते हैं। दिस मीन ये कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है। कोई लॉ नहीं बना हुआ ये चीज़ डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल हमारी ये ड्यूटी है कि अगर कहीं पे भी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम हो रहा है तो हमें करनी है विसल ब्लोइंग। विसल का मतलब क्या है? सीटी। ब्लो करने का मतलब क्या है? बजाना। मीन हमें सीटी बजानी है। सीटी बजाने का मतलब क्या है? कि हमें किसी बॉडी को रिपोर्ट करना है। लीगल नहीं, हमारी बीइंग अ प्रोफेशनल ये ड्यूटी है कि अगर कहीं पे भी कोई रॉन्ग एक्ट हो रहा है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट तो हमें बीइंग अ प्रोफेशनल क्या करना है? विसल ब्लोइंग करनी है। मीन किसी बॉडी को वो चीज़ रिपोर्ट करनी है। एथिकली हमारी ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी नहीं है विसल ब्लोइंग करना। ठीक हो गया? सो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर क्लाइंट परमिशन दे दे। डिस्क्लोज करना लॉ रिक्वायर कर रहा है, लाइक इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन कोर्ट रिक्वायर कर रहा है, या डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ठीक है, या वो कहता है कि डिस्क्लोज करना जो है वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है। प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या? आई कैप ने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली कि फलां कंपनी में क्या ऐसे ऐसे होता है, हमें वहाँ के एक ऑडिटर ने ये चीज़ रिपोर्ट की है। आई कैप ने क्यों रिक्वायर की है?
ताकि बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी जो है वो कंपनी के अगेंस्ट भी एक्शन लेके प्रोफेशन को बचाया जा सके। तो फिर हमारे प्रोफेशन में अगर डिस्क्लोज करना ज़रूरी है तो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, चाहे कंपनी की मैनेजमेंट की हमें परमिशन है या नहीं है। कंपनी के अंदर हम एज ए अकाउंटेंट या चीफ अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और वहाँ के ऑडिटर ने आईकैप को हाईलाइट कर दिया कि कंपनी जो है वो जानबूझ के रॉन्ग रिपोर्टिंग करती है, कंपनी जानबूझ के मिस स्टेटमेंट करती है, फ्रॉड में इन्वॉल्व है। आईकैप ने कहा वहाँ का अकाउंटेंट कौन है? उन्होंने कहा जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। आईकैप ने हमें कॉन्टैक्ट किया, भाई आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताओ क्या इस कंपनी के अंदर वाकई ऐसे होता है? आईकैप क्यों पूछ रहा है? ताकि अपने ऑडिटर्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी गई है तो हम उसे डिस्क्लोज करेंगे। क्यों? ये हमारे प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं। कहाँ पे है? प्रोफेशनल इंटरेस्ट में। मीन आईकैप ने कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगी है किसी क्लाइंट से रिलेटेड तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगी। आईकैप कहता है कि अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो ना, तो ऑडिट के अंदर आपने क्या क्या काम किया वो सब कुछ आपने लिखना है और वो लिख के आपने क्या करना है? आईकैप को सबमिट भी करना है, ताकि आईकैप देखेगा कि आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब वो जो लिखा हमने वो तो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी ना सारी, कि ये हमने चेकिंग की, वहाँ से ये रिजल्ट्स निकले, तो ये आईकैप को दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन आईकैप क्यों चेक कर रहा है? सिर्फ देखने के लिए कि आप क्वालिटी काम परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्यों? प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है। तो हम आईकैप को कहें नहीं जी हमारे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। कब? जब प्रोफेशनल इंटरेस्ट में हो। मीन आईकैप आपसे कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा था। सो कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है, लेकिन हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर क्लाइंट परमिशन दे दे। डिस्क्लोज करने के लिए लॉ रिक्वायर कर रहा है। इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन कोर्ट ने रिक्वायर किया है। डिस्क्लोज करना पब्लिक इंटरेस्ट में है तो हम विसल ब्लोइंग करेंगे, या डिस्क्लोज करना प्रोफेशनल इंटरेस्ट में है, मीन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय आईकैप है तो वो हम कर सकते हैं। एथिक्स में कुछ बातें और हैं, वो फुली हम कल कवर करके इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।